वेलकम बैक स्टूडेंट टू आवर ऑल न्यू लेक्चर ऑफ टॉस। तो आज का जो ये लेक्चर है जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्रिपलिंग लोड कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ भी है, उसको भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे आपके सामने। उसी क्वेश्चन से एक्चुअली मैं स्टार्ट करूंगा जो 2020 में पूछा हुआ है। सिंगल ही क्वेश्चन पूछा है अभी तक, इससे पहले का अगर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखेंगे तो इस टाइप का क्वेश्चन नहीं आया है। बट जो क्वेश्चन पूछा है उसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ 2020 में ही। और उसके बाद मैं कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पे आपको दिखा दूंगा जिसको यूज़ करके आप बहुत ही इजीली न्यूमेरिकल वगैरह को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जल्दी से हम लोग जो है एक केस को सॉल्व करते हैं जो ऑलरेडी हमारा इंपॉर्टेंट केस है। तो और वो केस है हमारा कॉलम का। ये एक्चुअली जो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये फार्मूला मैं थोड़ा देर के बाद आपको डिफाइन करूंगा। इस फार्मूला को डिफाइन करने से पहले मैं एक एक्सप्रेशन आपके सामने डिफाइन करना चाह रहा हूं, उसके बाद ही फिर हम चीजों पे आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम कलर चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे हम लोग जो हेडिंग देंगे, आप मेरे साथ यहाँ पे हेडिंग देंगे एक्सप्रेशन फॉर क्रिपलिंग लोड। बहुत इंपॉर्टेंट है, 2020 में ये क्वेश्चन पूछा है। एक्सप्रेशन फॉर क्रिपलिंग लोड, एक्सप्रेशन फॉर क्रिपलिंग लोड व्हेन, केस यहां दिया हुआ व्हेन बोथ एंड ऑफ कॉलम इज हिंज। व्हेन बोथ एंड ऑफ कॉलम इज हिंज। हिंज भी आप बोल सकते हैं या फिर आप साथ में कह सकते हैं यहाँ पे व्हेन बोथ एंड ऑफ कॉलम इज पिंड। तो हिंज बोलिए चाहे आप पिंड बोलिए, दोनों चीज बात बराबर होता है। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग को जो एक्सप्रेशन देखना है वो वैसे टाइप ऑफ कॉलम के लिए क्रिपलिंग लोड फाइंड करना है। पहले क्रिपलिंग लोड क्या होता है मैं उम्मीद करता हूँ आपको मालूम होगा। क्रिपलिंग लोड हम लोग कहते हैं वैसे लोड को, द लोड एट विच कॉलम विल जस्ट स्टार्ट टू बकल। वैसे लोड को कहते हैं क्रिपलिंग लोड, क्रशिंग लोड, जो भी आप क्रिपलिंग लोड बोलते हैं, बकलिंग लोड बोलते हैं, जो भी। तो यहाँ पे हम देखने जा रहे हैं कि एलर्स थ्योरी के को यूज करके, बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ एलर्स थ्योरी, हम कैसे अपना क्रिपलिंग लोड फाइंड करके निकालेंगे फॉर द केस व्हेन बोथ एंड ऑफ द कॉलम आर हिंज, या कह सकते हैं पिंड। तो याद रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है। ये 2020 में ये क्वेश्चन 6 मार्क्स में पूछा है 2020 में ये क्वेश्चन, उसी का मैं यहाँ पे आपके सामने डेरिवेशन करने जा रहा हूँ। कैसे ड्राइव होगा सब कुछ को ध्यान से आप देखेंगे और बड़ा ही सिंपल टाइप ऑफ डेरिवेशन होता है वो देखेंगे आप। तो सबसे पहले ड्राइव करने से सबसे पहले हमारा जो सबसे पहला स्टेप होगा वो बड़ा ही सिंपल सा होगा, जिसमें हमको करना कुछ नहीं है। सिंपली हमको एक कॉलम डिजाइन करना, मतलब एक कॉलम यहाँ पे हमको लेना होगा। लेट अस अज्यूम वन कॉलम। ये हमारा एक मान के चलिए कॉलम है। लाइन थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है, मैं स्ट्रेट लाइन खींच देता हूँ। ठीक है, ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है। ब्लैक में भी आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं इसका जब कलर चेंज कर दूंगा तो आपको दिखने लगेगा ये। ठीक है, लेट अस अज्यूम कि ये हमने एक कॉलम ले लिया, एक स्ट्रेट कॉलम है। ठीक है, इस कॉलम का बेसिकली हम जानते हैं जो मेरा दोनों ही एंड है वो कैसा है, पिंड है। इस टाइप से ये कॉलम है जिसका दोनों ही एंड हमारे पास कैसा है, पिंड है। फिगर जो है पहले मैं वो ड्रॉ कर दे रहा हूँ। एक कॉलम मैंने लिया है जिसका दोनों ही एंड हमारे पास कैसा है, पिंड है। अब इस कॉलम पे मान के चलिए कुछ लोड्स हमारे ऐड कर रहे हैं, क्रिटिकल लोड, जिसकी वजह से हमारा ये कॉलम क्या करेगा, बेंड करेगा। इस टाइप से लेट अस अज्यूम कि हमारा लोड एक्ट कर रहा है। तो जब इस टाइप से कोई लोड ऐड करेगा कॉलम के ऊपर, तो ये कॉलम क्या करेगा, इस टाइप से हमारा बकल करेगा। बहुत प्रैक्टिकल है। जब इस कॉलम पे लोड लगेगा तो ये कॉलम कुछ इस टाइप से ही बकल करेगा हमारा। चलिए, नाउ लेट अस अज्यूम इस पॉइंट का नाम ए है और इस पॉइंट का नाम बी है। तो हम यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, लिखने का तरीका हमारा बड़ा ही सिंपल सा होगा। हम यहाँ पे क्या क्या लिख सकते हैं, कंसीडर अ कॉलम, कंसीडर अ कॉलम whose both ends are, consider a column whose both ends are pinned, subjected to, subjected to a critical load, subjected to a critical, subjected to a critical load P। आपने क्या लिखा, कंसीडर अ कॉलम हुज बोथ एंड्स आर पिन्ड सब्जेक्टेड टू अ क्रिटिकल लोड P। इस टाइप से आप सेंटेंस को लिखेंगे एग्जाम में जब आएगा डिफाइन करने। तो नाउ इसके बाद क्या लिख सकते हैं, नाउ ड्यू टू दिस लोड, now due to this load P, column buckles, columns buckles as shown in, columns buckles as shown in figure।
ठीक है, क्या लिखा आपने कि नाउ ड्यू टू दिस लोड कॉलम्स बकल एज शोन इन फिगर। ऑब्वियस सी बात है, जो क्रिटिकल लोड या बकलिंग लोड ऐड करेगा तो मेरा कॉलम क्या करेगा, बकल होगा। कैसे बकल करेगा, एज शोन इन फिगर। अब हम अगला स्टेप क्या करते हैं, एक सेक्शन कंसीडर करते हैं हम लोग। अब हमको फाइंड बेसिकली क्या करना है, देखिए हमको अल्टीमेटली फाइंड क्या करना है, फाइंड हमको करना है ये P की वैल्यू फाइंड करके निकालनी है। इसको हम कहते हैं क्रिटिकल लोड या फिर क्रिपलिंग लोड या फिर बकलिंग लोड। तो हमको अल्टीमेटली यहाँ जो केस लिखा हुआ है एक्सप्रेशन फॉर क्रिपलिंग लोड, तो हमको यहाँ पे ये क्रिपलिंग लोड की वैल्यू को ही फाइंड करके निकालनी है। दैट इज कि ये P की वैल्यू क्या होगी ये आपको फाइंड करके बताना है। और यही है एलर्स लोड। जो आप एलर्स लोड फाइंड करते हैं तो उसमें इसी क्रिपलिंग लोड का वैल्यू फाइंड करके आप निकालते हैं डिफरेंट डिफरेंट गिवन एंड कंडीशन के लिए। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा एंड कंडीशन क्या है, बोथ एंड हिंज है। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे कि मेरा क्रिटिकल लोड जो है वो क्या फाइंड होके आ रहा है। दैट इज जो P की वैल्यू है यही हमको अल्टीमेटली फाइंड करके निकालनी है और कुछ भी नहीं। क्लियर है ये चीज? अगर ये चीज आपको क्लियर है तो अब हम आगे बढ़ेंगे और अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ आएंगे, जो हमारा होगा नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे पहला स्टेप में तो आपने क्या लिखा, जो जो आपने कॉलम लिया उसके बारे में आपने सारा कुछ लिखा। अब इसको क्रिपलिंग लोड कैसे फाइंड करते हैं, वो कैसे निकालेंगे, वो आएगा मेरा स्टेप नंबर सेकंड से। अब हम लिखेंगे स्टेप नंबर सेकंड में कंसीडर अ सेक्शन XX at a distance of, consider a section XX at a distance of small x, at a distance of small x from support A। आपने क्या लिखा, now consider a section XX at a distance of small x फ्रॉम सपोर्ट ए। अब हम बेसिकली क्या करेंगे कि ये इस फिगर में एक सेक्शन कंसीडर करेंगे हम लोग। कहां से, सपोर्ट ए से, सपोर्ट ए से नहीं सपोर्ट बी से, हम बॉटम से ले रहे हैं, टॉप एंड से हम डिस्टेंस नहीं लेंगे, सपोर्ट बी से लेंगे। तो यहां पे थोड़ा सा चेंजेस हम करेंगे, यहां पे सपोर्ट बी नहीं लिखेंगे, सपोर्ट ए नहीं लिख के हम यहां पे डिस्टेंस लिखेंगे फ्रॉम सपोर्ट बी। हम जो भी डिस्टेंस लेंगे वो कहां से लेंगे बाबू, बॉटम से हम सेक्शन लेंगे, टॉप से लेने की जरूरत नहीं है, सिंपली बॉटम से आप सेक्शन ले लेंगे। तो जब आप बॉटम से कोई सेक्शन कंसीडर करेंगे तो लेट अस टेक वन सेक्शन। यहां पे हम एक सेक्शन कंसीडर करते हैं, ये हमारा एक सेक्शन कंसीडर हुआ। लेट अस अज्यूम ये सेक्शन मेरा XX है और ये जो मैंने सेक्शन लिया है, लेट अस अज्यूम के सपोर्ट बी से ये सेक्शन मैंने कितने दूरी पे लिया है, कुछ स्मॉल x दूरी पे लिया है। क्लियर है ये चीज आपने लिखा स्टेप नंबर 2 के अंदर। नाउ स्टेप नंबर 3 हमारा होगा, अब स्टेप नंबर 3 हमारा होगा, लेट अस अज्यूम स्मॉल y इज द deflection at section XX। अब आप स्टेप नंबर 3 में क्या बोल रहे हैं कि लेट अस अज्यूम, ये हम अज्यूम करते हैं कि स्मॉल y जो है वो मेरा डिफ्लेक्शन है, कहां पे है, सेक्शन XX पे। मतलब कहने का इन शॉर्ट ये है कि अब यहां पे जो मैंने सेक्शन लिया है, लेट अस अज्यूम के यहां पे जो डिफ्लेक्शन है वो कुछ स्मॉल y है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कॉलम जब मेरा बकल किया है तो वहां पे कुछ डिफ्लेक्शन भी आएगा। तो लेट अस अज्यूम कि वो डिफ्लेक्शन वहां पे कितना है, स्मॉल y है। ये आपने लिखा स्टेप नंबर किसके अंदर, स्टेप नंबर 3 के अंदर। नाउ स्टेप नंबर 4 में हम क्या करेंगे, नाउ इसको हम ऐसे लिखेंगे, नाउ टेक मोमेंट एट सेक्शन XX। अब हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो हमने पर्टिकुलर सेक्शन लिया था अब उसके अबाउट अब हम क्या लेंगे, मोमेंट लेंगे। मतलब कहने का है इन शॉर्ट कि अब हम लोग क्या करेंगे, इस सेक्शन के अबाउट जो है वो मोमेंट लेंगे। तो मोमेंट क्या आएगा, देखिए ये मेरा फोर्स एक्ट कर रहा है और यहां पे हम सेक्शन YY पे जब XX पे मोमेंट लेंगे तो क्या आ जाएगा, P इंटू दिस डिस्टेंस Y।
तो मोमेंट बराबर मेरा क्या आ जाएगा, p इंटू वाई। कैसे आ जाएगा मोमेंट एक्स एक्स पे, सेक्शन एक्स एक्स पे मेरा मोमेंट देखिए, ये लगा मेरा फोर्स और एक्स एक्स यहाँ पे कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी है जो कितना है, y है। तो मोमेंट के लिए क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और याद रखेंगे यहाँ पे जो मोमेंट हमारा होगा वो निगेटिव लिया जाएगा, माइनस पी इंटू वाई। ये मैंने साइन कन्वेंशन लिया। कैसे मैंने ये साइन कन्वेंशन माइनस लिया वो मैं आपको बताता हूं। तो इन शॉर्ट, पहले अगर आपको ये समझ में आ गया मैंने मोमेंट कैसे लिया है, अब मैंने यहाँ पे माइनस क्यों लिया है वो मैं आपको बताता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, अगर ये कोई हमारे पास फॉर एग्जांपल कॉलम है, मैं दो कंडीशन कॉलम का लूंगा। जैसे एक कंडीशन मेरे पास कॉलम का ये है, अगर इस कॉलम पे हमारा कोई भी लोड एक्ट करेगा और उसके वजह से अगर ये कॉलम मेरा आउटवर्ड डायरेक्शन में डिफॉर्म करेगा, अगर कोई कॉलम मेरा आउटवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा है, डिफॉर्म क्या कर सकते हैं, डिफ्लेक्ट कर रहा है या बकल कर रहा है, तो अब जब आउटवर्ड डायरेक्शन में हो रहा है तो ये डिस्टेंस कुछ वाई होगा। तो इस केस में याद रखना, अगर कोई कॉलम हमारा आउटवर्ड डायरेक्शन में बकल करेगा तो हम लोग जो मोमेंट लेंगे वो मोमेंट हमारा कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। अब जब मोमेंट अगर हमको यहाँ पे लेना होता, अगर हम यहाँ पे कोई सेक्शन कट कर रहे होते तो मोमेंट हम क्या लेते, m इज इक्वल्स टू पी इंटू वाई प्लस लेते। अगर कोई कॉलम हमारा इस टाइप से है और उस पर कोई लोड लग रहा है और वो अगर इन साइड में, अगर वो हमारा इनर साइड में अगर वो डिफॉर्म करेगा तो मोमेंट हमेशा हम निगेटिव लेंगे। तो हमारा इस केस में, और हमारे कॉलम में मोमेंट कैसे, हमारा कॉलम कैसे बकल कर रहा था, इनसाइड बकल कर रहा था, आउटसाइड तो बकल कर नहीं रहा था। इस वजह से यहाँ पे जो हमने मोमेंट लिया वो लिया माइनस पी इंटू वाई। तो इन शॉर्ट कहने का यहां मतलब होगा, तो मोमेंट एट सेक्शन एक्स एक्स मेरा हो जाएगा माइनस पी इंटू वाई। तो ये आपने स्टेप नंबर 4 में क्या ले लिया, आपने मोमेंट कंसीडर कर लिया। अब मैं इसको ब्रैकेट में डाल देता हूं। तो ये था मेरा स्टेप नंबर 4। नाउ स्टेप नंबर 5 में आते हैं, और अब स्टेप नंबर 5 में हम क्या लिखते हैं, अप्लाई स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। अब स्टेप नंबर 5 में हम क्या करेंगे, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन को अप्लाई करेंगे। अब ये स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या है, मैं जैसा कि जानता हूं कि आपको पता होगा स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन क्या होता है। स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन हमारा होता है ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम एक्स एक्स। ये हमारे पास होता है। नाउ अब इसमें करना कुछ नहीं है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मेरा एज इट इज रह जाएगा। एम एक्स एक्स के जगह पे एम एक्स एक्स की वैल्यू, तो एम एक्स एक्स की वैल्यू क्या है, माइनस पी इंटू वाई है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस पी इंटू वाई लिख देंगे, जो एम एक्स एक्स की वैल्यू थी वो हम लिख देंगे। तो इसको अगर हम अच्छे से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ई आई डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू जीरो। माइनस पी वाई इधर चला जाएगा तो प्लस पी वाई इज इक्वल्स टू जीरो। नाउ अगर हम इसको इस टाइप से लिखना चाहें, डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ई आई से अगर मैं सब डिवाइड कर दूं दोनों साइड, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी बाई ई आई इंटू वाई इज इक्वल्स टू जीरो। अगर हम बोथ साइड ई आई से डिवाइड कर दें तो ई आई डिवाइडेड बाई ई आई, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, पी डिवाइडेड बाई ई आई, तो पी बाई ई आई इंटू वाई इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। इसको मान लेंगे इक्वेशन नंबर ए। तो सिंपली आपने इसको इक्वेशन नंबर ए मान लिया, यहां तक तो कोई दिक्कत हम नहीं समझते होगा। नाउ अब इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं और मैं लिखता हूं यहां पे, देखिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस पी बाई ई आई इंटू वाई इज इक्वल्स टू जीरो होगा। नाउ अगर हम लेट पी बाई ई आई को हम अल्फा स्क्वायर मान लें, एक हम आर्बिट्री मान ले रहे हैं, आर्बिट्री वैल्यू के पी बाई ई के जगह, पी बाई ई आई के जगह पे अगर हम अल्फा स्क्वायर मान लेंगे तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू जीरो। हमने p बाई ई आई को अल्फा स्क्वायर मान लिया, आप बीटा स्क्वायर भी मान सकते हैं, हम अल्फा स्क्वायर मान लिए। देयरफॉर कैन वी राइट अल्फा इज इक्वल्स टू रूट अंडर p बाई ई आई, ये लिखा जा सकता है। चलिए उसको अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। ये हमारा एक इक्वेशन बन गया। तो ये हमारा क्या बना, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर वाई इज इक्वल्स टू जीरो, ये हमारा क्या बना, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना।
ये हमारा क्या बना, एक डिफरेंशियल इक्वेशन बना। नाउ आर मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, आई गेस M1 M2 या M3 किसी में आपने पढ़ा होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आपने पढ़ा होगा। तो अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन देखते हैं, जो कि क्या है, सेकंड ऑर्डर है, d2y/dx² प्लस अल्फा स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0, तो हम जानते हैं कि जो मेरा सॉल्यूशन होगा ऑफ एबव इक्वेशन, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका सॉल्यूशन देखने में क्या आपको मिलेगा, सिंपली y इज इक्वल्स टू C1, y इज इक्वल्स टू C1 cos अल्फा x प्लस C2 sin अल्फा x। यही आपको क्या आएगा, इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा। ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा। तो मेरा जो सॉल्यूशन निकल के आया डिफरेंशियल इक्वेशन का, वो क्या आया, y इज इक्वल्स टू C1 cos अल्फा x प्लस C2 sin अल्फा x। ये मेरा क्या निकल के आ गया, इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन। अब हम करते क्या हैं, जहां जहां पे अल्फा है वहां पे अल्फा की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो p/ei मैंने अल्फा स्क्वायर माना था, तो अल्फा बराबर √p/ei आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहां जहां अल्फा है वहां पे √p/ei जो है वो पुट कर देंगे। तो देयर फॉर कैन वी राइट y इज इक्वल्स टू C1 cos √p/ei x होगा प्लस C2 sin √p/ei x होगा। बहुत ही सिंपली y इज इक्वल्स टू C1 cos √p/ei इंटू एक्स, जहां पे अल्फा था, अल्फा की वैल्यू मैंने यहां पुट कर दी है, C2 sin p/ei इंटू एक्स। ये हमारा एक इक्वेशन बना, जिसको इक्वेशन 1 हम मान लेंगे। और अब सारा का सारा जो कैलकुलेशन हमारा होगा वो इसी इक्वेशन को यूज करके होगा। तो ये इक्वेशन किसके टर्म में बना, y के टर्म में बना। और y का इक्वेशन आप जानते हैं किसका इक्वेशन होता है, डिफ्लेक्शन का इक्वेशन होता है, जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में। तो अब हम लोग को करना क्या है नेक्स्ट स्टेप में, अब हमको इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब है ये जो C1 और यहाँ पे जो C2, ये जो दो कांस्टेंट टर्म है, उसकी वैल्यू फाइंड करके हम लोगों को निकालनी है। ये मेरा है अगला स्टेप। तो चलिए अगले स्टेप में अब हम क्या फाइंड करते हैं, इस C1 और C2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। और ये हमारा किसका इक्वेशन लिखा गया है, y का, दैट मींस ये डिफ्लेक्शन का इक्वेशन हमारे पास लिखा हुआ है। तो अगला स्टेप हमारा होगा, ये कौन सा स्टेप है, स्टेप नंबर 5। अब स्टेप नंबर 6 में हम क्या करेंगे, टू फाइंड C1 एंड C2। अब हम क्या फाइंड करेंगे बाबू, C1 एंड C2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, जो आप लगाते थे किसमें, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन, जो आप स्लोप एंड डिफ्लेक्शन में जैसे बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करके आप अपना C1 और C2 फाइंड करते थे, वैसे ही यहां पे फाइंड करेंगे। देखिए कैसे फाइंड करेंगे, फिगर में हम थोड़ा सा आते हैं और देखिए यहां पे फिगर आपके पास बेसिकली क्या दिया हुआ है। ठीक है, फिगर में अगर आप देखेंगे तो ये आपके पास फिगर है। अगर ये जो x लिया है आपने कहा, सपोर्ट B से लिया x, अगर हम x की वैल्यू 0 कर दें, अगर हम x की वैल्यू 0 कर दें, तो ये सेक्शन उठ के कहाँ आ जाएगा, सपोर्ट पे। और सपोर्ट पे आप जानते हैं कि आपका डिफ्लेक्शन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। एक कंडीशन तो ये। दूसरा कंडीशन, अगर हम x की वैल्यू l पुट कर देते हैं, l कहने का मतलब है इसका जो डिस्टेंस है वो l है, कॉलम का हाइट जो है वो l है। तो अगर हम इस सेक्शन को l कर दें, मतलब इस सेक्शन को उठा के हम सपोर्ट b पे लेके चले जाएं एट x बराबर l, तो फिर सपोर्ट पे मेरा जो डिफ्लेक्शन होता है वो अल्टीमेटली क्या होता है, 0 होता है। तो अब इन दोनों बाउंड्री कंडीशन को हम यूज करके अपना C1 और C2 फाइंड करके निकालेंगे। तो चलिए देखिए कैसे फाइंड करके निकालते हैं, है ना। तो सबसे पहला बाउंड्री कंडीशन हम लगाते हैं, एट x इज इक्वल्स टू 0 माई y इज इक्वल्स टू 0, जो अभी आपको जस्ट मैंने दिखाया। इसको अब हम कहां पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 1, है ना। अब इक्वेशन 1 में पुट कीजिए, तो जहां जहां y है वहां वहां 0, जहां जहां x है वहां वहां पे 0। तो चलिए पुट करके देखते हैं, यहां y की जगह पे 0 पुट करेंगे तो ये 0, C1 cos p/√p/ei x के जगह पे 0, राइट, प्लस C2, है ना, साइन
ब्रैकेट में रूट अंडर पी बाई ई आई इंटू जीरो। तो अल्टीमेटली क्या होगा, देखिए अल्टीमेटली क्या देखने को मिला जब आपने जीरो पुट किया, तो ये साइन ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा जीरो, है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा टर्म जीरो। तो अल्टीमेटली क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, जीरो इज इक्वल्स टू C1 कॉस जीरो प्लस C2 साइन जीरो लिखा जा सकता है। नाउ साइन जीरो जीरो होता है तो दैट मीन्स कि हमारा ये पूरा टर्म जीरो हो गया। देखिए तो जीरो इज इक्वल टू C1 कॉस जीरो कितना होता है मेरा 1 होता है, तो यहाँ पे C1 आ गया प्लस C2 साइन जीरो, ये पूरा टर्म जीरो, तो अल्टीमेटली मेरा C1 क्या सॉल्व होके आ गया जीरो। तो मेरा C1 कितना निकल के आ गया बाबू, जीरो निकल के आ गया। तो C1 की वैल्यू हमारी अल्टीमेटली फाइंड होके आ गई। तो बोलिए C1 की वैल्यू को समझने में कोई दिक्कत किसी को, मैं नहीं समझता हूं। तो C1 मेरा जीरो फाइंड होके आ चुका है। अब हम यहां फाइंड करते हैं फाइंड C2। अब C2 फाइंड करने के लिए अब हम अगला बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे, जो कि मेरा होगा एट x इज इक्वल्स टू L माई वाई इज इक्वल्स टू जीरो। मतलब अब सेकेंड बाउंड्री कंडीशन के हम सपोर्ट बी पे चले जाते हैं, और सपोर्ट बी पे फिर से मेरा क्या हो जाएगा, एट x बराबर L माई वाई इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। तो चलिए इस कंडीशन को यहां पे फॉलो कराते हैं और कहां पुट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन 1 आपके पास कौन सा है, ये इक्वेशन है। तो जहां जहां पे y है वहां वहां जीरो। C1 की वैल्यू भी मेरी निकल के आ रखी है, C1 की वैल्यू भी मेरी क्या निकल के आई है, जीरो। तो C1 की वैल्यू जीरो पुट करेंगे। जहां जहां x है वहां पे L, जहां जहां x है वहां पे L। तो चलिए पुट करके देखते हैं इस इक्वेशन में। तो y इज इक्वल्स टू जीरो इज इक्वल्स टू C1 इज इक्वल्स टू जीरो इज इक्वल्स टू कॉस रूट अंडर P बाई ई आई इंटू जीरो प्लस C2 साइन रूट अंडर P बाई आई इंटू एल। सॉरी यहाँ पे एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे जीरो नहीं पुट करना है, यहाँ पे L पुट करना है, तो यहाँ पे इंटू एल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे भी ब्रैकेट। अब देखिए आप, तो ये वाला जीरो से ये मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरा टर्म जीरो, तो जीरो इज इक्वल्स टू जीरो प्लस C2, है ना, साइन ब्रैकेट में रूट अंडर P बाई ई आई एल, P बाई ई आई एल, P बाई ई बाई एल हो गया हमारे पास। नाउ अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, C2 साइन P बाई ई आई रूट अंडर इंटू एल इज इक्वल्स टू जीरो। ये पूरा टर्म जीरो है तो इज इक्वल्स टू जीरो हमने कर दिया। अब देखिए यहां से दो ऑप्शन मेरे पास निकल के आता है इस इक्वेशन में। इस इक्वेशन में या तो हम C2 को जीरो कर सकते हैं, कैसे, अगर इस पूरे टर्म को इधर भेज देंगे तो C2 इज इक्वल्स टू जीरो, और या नहीं तो हम किसको जीरो कर सकते हैं, साइन ब्रैकेट रूट अंडर P बाई ई आई रूट अंडर P बाई ई आई एल इज इक्वल्स टू जीरो। मेरे पास दो ऑप्शन है, C2 को अगर हम इधर रखेंगे, ये टर्म को इधर भेजेंगे तो जीरो हो सकता है, या C2 को उधर भेज दें तो साइन पी आई एल इज इक्वल्स टू जीरो हो सकता है। अगर हम पहला कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कि C2 को उधर भेज के हम मतलब इस टर्म को अगर उधर भेज दें, तो अगर मेरा C2 जीरो हो जाएगा तो अल्टीमेटली मेरा कोई इक्वेशन ही नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, देखिए C1 ऑलरेडी मेरा जीरो आ चुका है, C2 मेरा ऑलरेडी जीरो आ चुका है। तो अगर हम इस इक्वेशन में C1 और C2 की वैल्यू पुट करेंगे तो कोई इक्वेशन ही मेरा नहीं बना, और जब मेरा कोई इक्वेशन ही नहीं बनेगा ऐसा तो पॉसिबल है ही नहीं। तो मालूम ये चला हमारा कि इस कंडीशन में आने के बाद हम इसको कभी इस टाइप से नहीं कर सकते हैं, हम C2 को इधर भेज सकते हैं, साइन पी आई साइन रूट अंडर P बाई ई आई इंटू एल को हम जीरो करने की कोशिश करते हैं। तो कैसे हमारा निकलेगा, देखिए, तो हम अगर इसको जीरो करते हैं, साइन रूट अंडर P बाई ई आई एल इज इक्वल्स टू जीरो करते हैं अगर हम, तो हम क्या लिख सकते हैं, रूट P बाई ई आई एल इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स जीरो। तो ये तो मेरा जीरो ही होगा, और आप जानते हैं बेसिकली साइन जीरो जीरो
साइन पाई 0, ये सब आप जानते हैं ऑलरेडी हमारे पास होता है। तो क्या हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, रूट अंडर पी बाई ई आई एल इज इक्वल्स टू पाई, क्योंकि यहाँ पे साइन 0 है तो साइन 0 0 है, या साइन 180 भी 0 होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, पाई लिख सकते हैं यहाँ पे। नाउ अब जब हम ब्रैकेट यहां से हटाएंगे, ये जो रूट है, सॉरी रूट को अगर हम हटाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, p बाई ई आई एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर, है ना, ये रूट हटेगा तो एल स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर हो जाएगा। नाउ और इसी p की वैल्यू हमको फाइंड करके निकालनी है, देयर फॉर कैन वी राइट p इज, ये ई आई अगर ऊपर जाएगा तो पाई स्क्वायर ई आई आएगा और ये l नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर। यही हमारा निकल गया क्रिटिकल लोड जो हमको फाइंड करना था, कि अगर हमसे किसी क्वेश्चन में ये पूछता है कि अगर आपके पास कोई कॉलम है जिसका बोथ एंड अगर हिंज है तो क्रिटिकल लोड मेरा कितना निकल के आता है, तो वो निकल के आएगा P इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। और अगर आपसे न्यूमेरिकल बनाने के लिए रहेगा क्वेश्चन में तो डायरेक्टली आप इस फॉर्मूला को यूज करके अपना न्यूमेरिकल बना सकते हैं, और यही आपसे ड्राइव करने के लिए बोल रहा था। तो इन शॉर्ट यही क्या निकला मेरा, ये जो P मेरा निकला यही मेरा निकला क्रिटिकल लोड। तो समझिए ये क्या फाइंड होके आया। अगर आपसे कोई इनडायरेक्टली पूछता है कि अगर आपके पास कोई कॉलम है जिसका बोथ एंड हिंज है तो बताइए क्रिटिकल लोड हमारा कितना निकल के आता है, बकलिंग लोड, तो उसका निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, P इज इक्वल्स टू पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल स्क्वायर। सिंपली आप इसको पुट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो सिमिलरली ये एक केस था जिसमें हमारा कॉलम का बोथ एंड हिंज था, तो हम लोगों ने फाइंड करके ये निकाला। वैसे ही कॉलम का अलग अदर एंड कंडीशन भी होगा, जैसे वन एंड फिक्स तो अदर एंड पिंड, वन एंड फिक्स अदर एंड फ्री, वन एंड हिंज अदर एंड, वन एंड फिक्स अदर एंड फ्री। इस टाइप से देयर आर 4 इंपॉर्टेंट कंडीशन, जैसा कि आप जानते हैं किसी कॉलम में होता है। तो बेसिकली अब हम अगले स्लाइड में, अब कंप्लीट हर एक केस को ड्राइव करने की जरूरत यहां पे नहीं है, जिस केसेस को जैसे एग्जाम में आएगा आप इस टाइप से प्रोसेस को अप्लाई करके आप निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक समरी कर दिया है कि अगर डिफरेंट केसेस के लिए आप कैसे अपना क्रिटिकल लोड जो है फाइंड करके निकाल सकते हैं। एक केस को मैंने यहाँ पे ड्राइव इसलिए किया क्योंकि 2020 में डेरिवेशन कंप्लीट पूछा है आपसे, इस वजह से। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं, और ये नेक्स्ट स्लाइड जो आप देख रहे हैं वो वही है जो मैं कह रहा हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला के फॉर्म में मैंने लिख रखा है। जैसे इंड कंडीशंस ऑफ कॉलम, आप जानते हैं कॉलम के क्या क्या इंड कंडीशंस होंगे, मेजर इंड कंडीशंस, पहला बोथ एंड हिंज, उसके लिए आप जानते हैं मेरा जो क्रिपलिंग लोड इन टर्म्स ऑफ, देखिए यहां पे जो क्रिपलिंग लोड लिखा हुआ है वो इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव लेंथ लिखा हुआ है। आप जानते हैं एक्चुअल लेंथ और इफेक्टिव लेंथ, हम लोग कोई भी कैलकुलेशन करेंगे वो इट इज टर्म्स ऑफ इफेक्टिव लेंथ के टर्म में करेंगे। एक्चुअल लेंथ को इफेक्टिव लेंथ में कन्वर्ट करते हैं, कैसे कन्वर्ट करते हैं आपको मैंने इससे पहले के स्लाइड में दिखा रखा है कि गिवन इंड कंडीशन के लिए कैसे हम लोग इफेक्टिव लेंथ निकालते हैं एक्चुअल लेंथ से। तो यहाँ पे जो भी फॉर्मूला लिखे हुए हैं ये सारे के सारे फॉर्मूला इफेक्टिव लेंथ के टर्म में लिखे हुए हैं। क्लियर है ये चीज। नाउ तो सबसे पहला कंडीशन है बोथ एंड हिंज, तो उसके लिए मेरा क्रिपलिंग लोड P बराबर क्या निकलेगा, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई का स्क्वायर, और आप जानते हैं यहां पे वही निकला भी हमारा पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। और आपको मालूम है कि अगर हमारा कोई कॉलम हो जिसका बोथ एंड अगर हिंज होता है तो इफेक्टिव लेंथ बराबर क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ बराबर हो जाता है एक्चुअल लेंथ। तो फॉर्मूला क्या आ गया, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर। सिमिलरली वन एंड फिक्स अदर एंड फ्री, उसके लिए भी यहां पे इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव लेंथ क्या फॉर्मूला है, पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर। लेकिन अगर कोई कॉलम जिसका वन एंड फिक्स हो अदर एंड फ्री हो तो इसका आप जानते हैं कि हमारा इफेक्टिव लेंथ क्या निकलता है, देखिए वन एंड फिक्स अदर एंड फ्री के लिए मेरा इफेक्टिव लेंथ क्या निकलता है, 2 टाइम्स एक्चुअल लेंथ। तो कहने का मतलब ये होगा, सिंपल सा फॉर्मूला, आप अगर आप नोटिस करेंगे तो हर जगह पे पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर ही लिखा हुआ है, लेकिन जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो हर का इफेक्टिव लेंथ अलग अलग निकलेगा। तो इसलिए क्वेश्चन को बनाने टाइम ये ध्यान देना होगा कि इफेक्टिव लेंथ क्या होगा गिवन कंडीशन। बाकी सबके लिए क्रिटिकल लोड निकालने का फॉर्मूला सेम है, बस सबका इफेक्टिव लेंथ चेंज होता जाएगा, वैसे वैसे सबका आंसर भी चेंज होगा। जैसे यहां पे भी देखिए फॉर्मूला है पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर, यहां पे पाई स्क्वायर ई आई अपॉन एल ई स्क्वायर, लेकिन जैसे ये कंडीशन है वन एंड फिक्स अदर एंड हिंज, तो इसके लिए आप जानते हैं क्या होता है, एल इफेक्टिव होता है मेरा एल बाई रूट अंडर 2। तो मतलब मालूम ये चला, पहले आपको एल इफेक्टिव निकालना होगा, उसको यहां पुट करना होगा, और उसको निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज होगा। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन में देखना होगा
क्रिटिकल लोड निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला यही रहेगा हर जगह, बस इफेक्टिव लेंथ की वैल्यू हर केसेस में डिफरेंट होती जाएगी और आपको वैल्यू जो है क्रिटिकल लोड का फाइंड करके निकालना होगा। यही था कंप्लीट एलर्स थ्योरी में क्रिटिकल लोड फाइंड करने का, और ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद रखने होंगे, यहां पे ये फॉर्मूला भी, और अल्टीमेटली आपको इंड कंडीशन के लिए इफेक्टिव लेंथ निकालने का भी फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, तभी आप कोई न्यूमेरिकल को बना सकते हैं, अदरवाइज न्यूमेरिकल आपसे नहीं बनेगा। तो यही था ओवरऑल इसमें। मैं उम्मीद करता हूं 2020 का क्वेश्चन आपको बन जाएगा अब अगर अपने से बनाने बैठेंगे आप। फिर भी अगर कहीं पे डाउट आपको रह जाएगा तो प्लीज आप मुझसे पूछेंगे कहाँ पे क्या वैल्यू आपको नहीं समझ में आई है, और अगर आपको लगता है कि कोई और केस भी एग्जाम में पूछा है अपार्ट फ्रॉम बोथ एंड हिंज, तो प्लीज आप मुझे बताएंगे, मैं उसका भी क्वेश्चन आपको करा दूंगा यहाँ पे, डाउट के तौर पे मैं करा दूंगा, ताकि जैसे एक इंड का मैं जैसे यहाँ पे क्या क्या केस है, बोथ इंड हिंज, ये केस तो मैंने निकाल दिया, अभी 3 और केसेस है, तो अगर इन तीनों केसेस में से कोई और केसेस भी आपको लग रहा है कि एग्जाम में पूछा है, मुझे तो एक ही केस दिखा है अभी तक, अगर आपको लगता है और भी केसेस एग्जाम में पूछे हुए तो प्लीज आप मुझसे पूछेंगे, आप बता देंगे, ताकि मैं उसको डाउट के तौर पे करा दूंगा मैं, ठीक है। तो अब इसी नोट के साथ क्लास को ओवर किया जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून ऑन देसी मास्टर्स एंड होप टू सी यू अगेन, थैंक यू सो मच।